गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एटम्स इन मैग्नेटिक फील्ड एंड जीमान स्प्लिटिंग। चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु और जीमानी विपाटन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हायर एजुकेशन में भी इसका बहुत अहम रोल रहता है। जब भी आप एमएससी वगैरह करोगे, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे फ़िज़िक्स में, तो जीमान इफ़ेक्ट, जीमान स्प्लिटिंग जो है वो बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बीएससी की बुक्स में उसका बेसिक रहता है, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो आगे जाकर के हमें प्रॉब्लम नहीं रहती है। और तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, स्प्लिटिंग यानी कि विभक्त होना यानी कि टूटना, इसके बारे में हमने अपने पहले के लेक्चर के अंदर भी बात करी है। ऊर्जा स्तरों के विपाटन के बारे में, जैसे कि जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, जब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन जो होता है, दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है किसी परमाणु में, उसमें एक अतिरिक्त ऊर्जा जुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो L इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाले एनर्जी लेवल्स रहते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल मोशन करता है तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट जो है, चुंबकीय आघूर्ण, वो प्रोड्यूस होता है, जो कि होता है -E/2m L वेक्टर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहले पढ़ा ही था, ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट के। ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर की बात कर रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने एल वेक्टर लिखा था, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकाल था, I मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो कि जैसे हमने I निकाला था E/2πr और ये था πr², तो यहाँ से EVr/2 आ गया था। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट जो था उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आया था, -E/2m L वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे म्यू एल जो है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। जब हम ऐसे परमाणु को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में उस परमाणु पर एक बल काम करता है। ठीक है, तो वो बल क्या होगा, म्यू एल क्रॉस बी वेक्टर। ओके, ये वो फोर्स क्या होगा, जिस किसी परमाणु का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल वेक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर जो फोर्स काम करेगा वो होगा टो। इसको हम टो बोलते हैं। टो इज इक्वल टू म्यू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। म्यू एल का मान है -E/2m L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो परमाणु का एंगुलर मोमेंटम है, कक्षीय कोणीय संवेग है, वो चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर प्रिसिजन मोशन जो है वो करने लगेगा। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो परमाणु का एंगुलर मोमेंटम है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से मूव करता रहेगा। इसे हम कहते हैं प्रिसिजन मोशन या पुरस्सरण गति। ओके, और इसकी वजह से परमाणु की स्थितिज ऊर्जा के अंदर एक अतिरिक्त पद जो है वो जुड़ जाता है, U इज इक्वल टू म्यू एल डॉट बी वेक्टर। U जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, U इज इक्वल टू -m वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ भी ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन डॉट बी वेक्टर। सिमिलर चल रहा है, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है यहाँ पे भी, तो इसीलिए मैं बार बार उसके साथ को रिलेट कर रही हूँ ताकि आप इसे समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे म्यू एल क्या है, E/2m है, तो E/2m यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है फोर्स। ठीक है, फोर्स तो होगा म्यू एल क्रॉस बी वेक्टर और पोटेंशियल एनर्जी होगी म्यू एल डॉट बी वेक्टर। तो ये हो गया E/2m L वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा Z एक्स की ओर मानी जाए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर Z एक्सिस के अलोंग है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी जेड केप। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका भी z कंपोनेंट आ जाएगा, तो E/2m Lz, एंगुलर मोमेंटम का भी z कंपोनेंट आ गया। b को हमने इधर लिख दिया, तो EB/2m Lz। तो ये Lz जो होता है
वो क्या होता है, उसके मान पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। यू किस पे डिपेंड करेगा, एल जेड पे, क्योंकि एल जेड जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। एल जेड की जो आइगन वैल्यू होती है वो होती है एम एल एच कट, हमने एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा था। और एम एल के क्या मान होते हैं, एम एल के मान होते हैं माइनस एल टू एल। ओके, माइनस एल से लेके एल तक ये वैल्यू कैरी करता है, जहाँ पे एल क्या है, कक्षीय क्वांटम संख्या है, और एम एल के जैसे एल की कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए एम एल के 2l+1 मान होते हैं। जैसे एल बराबर 0 है तो एम का मान होगा 1, मतलब केवल एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 0, वैल्यू होगी 0, संख्या होगी 1। इसी तरीके से जब l का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 रखने से इक्वल्स टू क्या आ जाता है 3, यानी कि ml के 3 मान प्राप्त होंगे। कहाँ से कहाँ तक, -l से +l तक। तो -1, 0 और 1, ये 3 मान जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से L कक्षीय क्वांटम संख्या है, उसके लिए ml के 2l+1 मान हो सकते हैं। इस चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के कारण जो क्वांटम संख्या n और l से वर्णित ऊर्जा स्तर है उसकी ml क्वांटम संख्या वाली अपभ्रष्टता दूर हो जाती है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि L बराबर 1 है, तो 1 के लिए जैसे हम लोग इसको आगे और अगर डिस्क्रिमिनेट करना चाहें और भी इसमें विभेद करना चाहें तो इसके लिए ml कर सकते हैं। तो ml क्या हो गया, 1, 0, -1। ठीक है, इसी तरीके से अगर L बराबर 2 है तो इसे भी हम लोग और डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और विभक्त कर सकते हैं, 2, 1, 0, -1, -2, इस तरीके से। तो ये जो डीजेनरेसी थी इन सेम एम, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं जिनके लिए n और l का मान समान होता है, तो वो सब एक ही गिनती में आते हैं, वो डीजेनरेसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि सबके लिए n और l का मान समान है। तो उस अपभ्रष्टता को दूर कौन करता है, ml, क्योंकि उनके लिए ml के मान क्या हैं, अलग होंगे, तो वो उनमें हम विभेद कर पाते हैं। ठीक है, और भिन्न भिन्न ml वाली ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में निम्न पद और जुड़ जाता है। तो वो अतिरिक्त ऊर्जा क्या जुड़ेगी हर एक ऊर्जा स्तर में, जैसे हमारे पास EB/2m और L तो था ही ऊपर, तो LZ का मान रख दिया ml h कट, ये होता है μb, और ये हमारा ml हो गया। यानी कि n और l क्वांटम संख्या वाली ऊर्जा स्तर जो है वो उप ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाती है। यानी कि अगर जिनके लिए n और l का समान मान है उनको भी आगे हम लोग और ऊर्जा स्तरों में बांट सकते हैं, जिससे उनकी अपभ्रष्टता जो है वो दूर हो जाती है। ml अपभ्रष्टता दूर होने से l के संगत 2l+1 उप ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं, और इनके मध्य ऊर्जा अंतराल समान होता है। वो किसके बराबर होता है, μb, b के बराबर, और यह b पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। एनर्जी जो लेवल्स में स्प्लिटिंग होगी, जो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स हैं, उन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो होता है μb, वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। यानी कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऊर्जा स्तर जो है वो उप ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं, और यही इफेक्ट क्या कहलाता है, जीमान स्प्लिटिंग कहलाता है। ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एनर्जी लेवल्स स्प्लिटेड। ओके, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज जीमान स्प्लिटिंग या जीमान इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है, लेट अस सी। यहाँ पे S एक एनर्जी लेवल है जिसके लिए L बराबर 0 होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि जिनके लिए L बराबर 0 होता है, जिनके लिए L बराबर 0 होता है उनके लिए एनर्जी लेवल्स जो है वो स्प्लिट नहीं होते, क्योंकि हमने जो अतिरिक्त ऊर्जा मान था ESL, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था। फॉर L इज़ इक्वल टू 0, तो उसका मान आया था 0। ओके, और अब L इज़ इक्वल टू 1 है P के लिए, तो ये एनर्जी लेवल जो है 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 2 कितने में डिवाइड होगा वो इससे डिसाइड होगा। L का मान 1 है तो ये 3 में स्प्लिट होगा, 1, 0 और -1। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है फील्ड ऑफ, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड की कंडीशन के अंदर ये सिर्फ एक सिंगल एनर्जी लेवल है, ये भी एक सिंगल एनर्जी लेवल है। फील्ड ऑन मतलब व्हेन वी अप्लाइड द
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे ये P जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, S सिंगल रहता है। तो पहले जहाँ एक ट्रांजिशन हो रहा था P टू S, तो हमें एक एनर्जी स्पेक्ट्रम में केवल एक लाइन मिल रही थी। ओके, जब क्या होता है फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास P के पास 3 जो उप ऊर्जा स्तर सब एनर्जी लेवल्स भी मौजूद हैं। ठीक है तो ये तीनों ही L इज़ इक्वल टू 1 के लिए और N जो भी हो। ठीक है, तो यानी कि समान N और समान L के लिए जो 3 एनर्जी लेवल हैं, तो डीजेनरेसी थी पहले 3, लेकिन उस डीजेनरेसी को हमने ML क्वांटम नंबर से दूर कर दिया। हमने कहा कि ये तीनों एक ही नहीं है, एक के लिए ML का मान +1 है, एक के लिए ML का मान 0 है और तीसरे के लिए -1 है, तो ये इनमें अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डीजेनरेसी को रिमूव कर दिया। अब होगा क्या, हमारे पास 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, 1 to S और -1 से S के अंदर जाना, 0 से S में जाना और थर्ड +1 से S में जाना। इस तरीके से क्या होगा, स्पेक्ट्रम के अंदर हमें 3 लाइनें मिलती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, हर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन जो है वो संभव नहीं होता। जिस कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए ट्रांजिशन होना चाहिए उनको हम कहते हैं वर्ण नियम। ठीक है, या अलाउड ट्रांजिशन, यानी कि हम यूँ कहें कि इतने एनर्जी लेवल्स हैं और इसमें सब में ट्रांजिशन हो रहा है। कई कंडीशंस के अंदर होता भी है, लेकिन क्या है, कुछ नियमों को फॉलो करते हुए ये ट्रांजिशन होते हैं। लाइक डेल ML शुड बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0, और डेल ML मस्ट बी इक्वल टू +-1। इसके अलावा अगर डेल ML का मतलब है कि ऊपर वाला एनर्जी लेवल उसका ML और नीचे वाले एनर्जी लेवल का ML दोनों के बीच का अंतर, तो वो होता है डेल ML। तो वो या तो उनका अंतर 0 के बराबर हो तो वो ट्रांजिशन होगा, या उनका अंतर जो है वो 1 के बराबर हो, या उनका अंतर -1 के बराबर हो, तो ये ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये -1 है, -1 से 0 में जाएगा तो -1 0 तो -1, तो ये अलाउड ट्रांजिशन है। 0 से 0 में जाएगा तो 0, तो ये भी अलाउड ट्रांजिशन है। 1 से 0 में जाएगा तो ये भी क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है। तो इसीलिए इसमें 3 लाइनें हमें स्पेक्ट्रम के अंदर प्राप्त होती हैं। ओके, ये अलाउड ट्रांजिशन है तीनों ही, यानी कि एक स्पेक्ट्रमी रेखा जो है वो 3 स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अंदर स्प्लिट हो जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति की वजह से एक स्पेक्ट्रमी रेखा 3 स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभक्त हो जाती है, या यूं कहें कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी ऊर्जा स्तर का उप ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाना, टूट जाना जीवानी विपाटन कहलाता है। जैसे एक लाइन तो न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी की है, इसमें 3 लाइनें मिलती है, तो ये 3 लाइनें जो होती हैं ना, जैसे विदाउट फील्ड हमें जो लाइन मिलती है ना, उसके दोनों ओर एक एक लाइन प्राप्त हो जाती है। एक तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, मूल फ्रिक्वेंसी है, उसकी लाइन बनेगी, और बाकी 2 जो है, एक उससे कम फ्रिक्वेंसी की और दूसरी उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइन बनेगी। अब जैसे ऊपर ये कहा था ना कि इन ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा का अंतराल है वो किसके बराबर है, μB के बराबर है। ठीक है, तो जैसे एक सेंटर वाली लाइन के अंदर जो सेंटर वाली लाइन मिली है, या यूँ कहें कि विदाउट फील्ड जो लाइन मिली है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, या यूँ कहें कि इस ट्रांजिशन को जब ये ट्रांजिशन होगा तो लाइट एमिट होगी और वो फोटोन जो है उसकी एनर्जी जैसे h न्यू नॉट है E बराबर, तो लाइन तो न्यू नॉट वाली ये प्राप्त हुई है, और जब स्प्लिटिंग हो जाती है एक तो न्यू नॉट से कम, तो कितना कम, -μB, और एक न्यू नॉट से ज़्यादा, कितना ज़्यादा, μB, तो दोनों तरफ एक एक लाइन हमें मिल जाती है, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो है μBB। तो जैसे ये h न्यू नॉट है तो इसमें से ये घटा देंगे μBB, तो वो तो इसकी एनर्जी हो गई, इस लाइन के संगत ऊर्जा हो गई, और इसमें अगर μBB जोड़ देंगे तो ये इस लाइन के संगत ऊर्जा हो जाती है। ओके, इसी तरीके से क्या करेंगे, जीवानी विपाटन से जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है उनकी आवृत्तियों को भी लिख सकते हैं। जैसे सेंटर वाली लाइन है उसकी न्यू नॉट है, अब जैसे मैंने कहा कि जो उससे पहले लाइन आएगी उसकी ऊर्जा जो है उसमें क्या करेंगे, h न्यू नॉट माइनस μBB ये है। अब ये जैसे मान लीजिए h न्यू है, ठीक है,
तो फिर अब आवृत्ति के रूप में लिखना है तो न्यू 1 या न्यू 2 न्यू 3 इस तरह से तीनों लाइनों के लिए लिखेंगे। तो h से हम भाग दे देंगे तभी आवृत्ति आएगी ना। तो न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 0, ये h हट गया, और माइनस म्यू बी बी बटे h, इस तरीके से आ जाएगा आवृत्ति के फॉर्म में। इसको h न्यू लिख देना। ओके, पहले लाइन के लिए न्यू 1, दूसरी लाइन के लिए न्यू 2, तीसरी लाइन के लिए न्यू 3, या यूँ कहें कि इधर भी रख सकते हो आप, यहाँ पे E0 की जगह रख दो h न्यू 0 ये वाला, और E की जगह रख दो h न्यू, इस तरीके से। तो ये तीनों हमें मिल जाएगा। ये डेल m इज इक्वल टू -1 ट्रांजिशन के लिए न्यू 0 माइनस ई बी ओवर 4πm। अब ये म्यू बी बी बटे h था, अब ये म्यू बी जो होता है ना, ये होता है ई एच कट बाई 2m। एच कट को आप लिख सकते हो h ओवर 2π, तो ये हो गया म्यू बी ई एच ओवर 4πm। ठीक है, ये आ गया 4πm। तो ये h जो था म्यू बी बाई ये h था ना, ये h से h तो कैंसिल हो जाता है, और ई बी और 4πm बच जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होता है, यानी कि कोई भी परमाणु को हम लोग अगर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा जो है वो 3 रेखाओं में विभाजित हो जाती है, और मूल आवृत्ति न्यू 0 के दोनों ओर क्या है, जीमान कंपोनेंट हमें मिलते हैं, जिनके मध्य आवृत्ति अंतराल, इन कंपोनेंट के मध्य आवृत्ति अंतराल ये न्यू 0 है, ये न्यू 1 है, और ये न्यू 3 है, या इसको हम न्यू 2 भी लिखते हैं। न्यू 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो कि विदाउट फील्ड हमें लाइन मिलती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए न्यू 0 भी लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो आवृत्ति अंतराल है वो न्यू 3 माइनस न्यू 1 के बराबर होगा, है ना। वो किसके बराबर होगा, ई बी ओवर 2πm। तो अभी तो हमने देखा था ऊपर P था, नीचे S था। अभी एक एग्जांपल आपको यहाँ पे शो किया गया है जिसमें क्या है, ऊपर D है और नीचे P है। तो P वाला तो क्या है, 3 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगा, क्योंकि L का मान 1 है, तो ml के कितने मान होंगे, -1 0 और 1, 3 मान, तो ये 3 में स्प्लिट होगा। और D के लिए क्या होता है, L का मान 2 होता है, और इसके लिए स्प्लिटेड कंपोनेंट्स की संख्या 2 2 4 और 1 5 होगी। तो ml के पॉसिबल वैल्यूज़ -L to L, तो -2 to 2, तो -2 से 2 के बीच में क्या मान होंगे, -2 -1 0 1 एंड 2, इस तरीके से 5 वैल्यूज़ जो है हमें D के लिए मिल जाती हैं। फिर हमें ट्रांजिशन कराने हैं, तो ट्रांजिशन कराते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वही ट्रांजिशन अलाउड होंगे जिसके लिए डेल्टा ml 0 हो या ±1 हो। तो देखो 0 किसके लिए होगा, या तो 1 से 1 में जाए, ठीक है, 1 से 1 में जाए, 0 से 0 में जाए, -1 से -1 में जाए, ये ट्रांजिशन ही पॉसिबल होंगे 0 के लिए। क्योंकि 2 वाला तो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं देगा, क्योंकि नीचे हमारे पास 2 है नहीं। ठीक है, तो जैसे ये सेंटर में 0 के लिए हैं, तो 1 से 1 में आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस डायग्राम को मैंने नोट्स में जो भेजे हैं ना आपको, उसमें पता लग जाएगा। यहाँ पे हो सकता है मे बी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो। तो ये तीनों ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। तो ये सेंटर में 3 लाइनें जो हैं वो इसी से मिली हैं। फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन पॉसिबल है -1 का। तो -1 कब मिलेगा, जब हम लोग बड़े में से, या कहें कि जैसे 0 है उसमें से 1 वाला घटाएं, है ना। तो जैसे ये पहले माइनस वाली है, तो 0 में से 1 घटाया, या -1 में से 0 घटाया, है ना, या -2 में से -1 घटाया तो भी -1, इस तरीके से 3 लाइनें हमें मिल जाएगी। हमें क्या है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, और अंतर जो है वो या तो 0 आए, या 1 आए, या -1 आए, ये देखना है। जिन 3 लाइनों के लिए जो भी जितने भी पॉसिबल ट्रांजिशन है 0 आता है, उनको एक साथ ड्रॉ कर दो। जैसे यहाँ पे हमने किया है, इसके लिए 1 है यहाँ पे, तो 0 के लिए ये 3 हमें मिलती हैं, और 1 के लिए ये 3 लाइनें मिलती हैं, और -1 के लिए ये 3 लाइनें मिलती हैं। तो जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं फॉर -1, उनके लिए स्पेक्ट्रम में केवल एक लाइन मिलती हैं, और जितने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं या ट्रांजिशन के जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, उनके लिए स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलती है। इसी तरीके से +1 के लिए भी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, उनके लिए स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलती है। न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3 3 कॉम्पोनेंट हमें मिल जाएंगे स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये D
इज फॉर L इज इक्वल टू 2 एंड P व्हेन L इज इक्वल टू 1, उसके लिए आपको जीमान स्प्लिटिंग जो है वो शो की गई है। इसमें 3 कंपोनेंट, मोल फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट, और वैसे ही न्यू 1 हो गया न्यू नॉट माइनस ई बी ओवर 4 पाई एम, न्यू 2 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बराबर है, न्यू 3 न्यू नॉट प्लस ई बी बाई 4 पाई एम, और जो स्प्लिटेड कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड, उनके बीच का अंतर या आवृत्ति अंतराल ई बी बाई 2 पाई एम के, ऊर्जा अंतराल 2 म्यू बी बी। ये जो आवृत्ति अंतराल डेल्टा न्यू है वो पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच का है, न्यू 1 और न्यू 3, इन किन्हीं दो के बीच का नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ऊर्जा अंतराल इन स्प्लिटेड कंपोनेंट का, तो पहले और तीसरी लाइन के बीच का अंतर जो है वो 2 म्यू बी बी, जैसे ये लिखा है ना, एक अगर दो पास पास वाली देखेंगे ना तो म्यू बी बी है, पहली और तीसरी देखेंगे तो 2 म्यू बी बी आ जाता है। और इसे ही तरंग दैर्ध्य के रूप में लिख दिया, ये आवृत्ति के रूप में था, सिंपल है। जैसे डेल्टा न्यू है ना, इतना भी सिंपल नहीं है वैसे, डेल्टा न्यू है तो न्यू बराबर क्या होता है, सी ओवर लैम्डा होता है, तो डेल न्यू बराबर क्या हो गया, माइनस सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा। अवकलन कर दो तो डेल्टा न्यू की जगह रख दो ये सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे डेल लैम्डा, और ये इधर देख लो, ये लैम्डा स्क्वायर आ गया, नीचे वाला इधर चला जाएगा, सी नीचे बटे में आ जाएगा, ओके, इस तरीके से। और ये डिफरेंस भी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 3 का है, ताकि वो माइनस को रिमूव किया गया है, और ये क्या है, न्यू 3 माइनस न्यू 1 है, तो माइनस हटा दिया तो ये आ जाएगा आराम से। तो आगे है जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट यही था जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है कि सन 1896 के अंदर जीमान नाम का जो साइंटिस्ट था, उसी ने सबसे पहले ये जो विजिबल लाइट होती है, प्रकाश स्रोत होता है, उसको जब बहुत ही हाईली इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसके जो स्पेक्ट्रम था, उस स्पेक्ट्रम में 3 लाइनें हमें मिलती हैं। स्पेक्ट्रम में एक लाइन 3 लाइनों में स्प्लिट हो जाती है, और इसी प्रभाव को हम लोग नॉर्मल जीमान इफेक्ट कहते हैं। देखो, जब हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है तो एक लाइन 3 में स्प्लिट हो रही है, और ये एक नॉर्मल जीमान इफेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड जो 2 टेस्ला से मतलब 2 टेस्ला की फॉर्म का होता है, ऑर्डर का होता है, बहुत हाई इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो स्प्लिटेड लाइंस होती है उनके बीच का वेव नंबर डिफरेंस 1 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है। अगर हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, कोई भी एक लाइन जो है वो एक से अधिक लाइनों में विपाटित होती है। वो हम ये नहीं कहते कि जैसे हमने कहा कि -1 के लिए 3 पॉसिबल लाइनें हैं और ट्रांजिशन मिल रहे हैं, तो उसके लिए एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हाईली इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड में तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कमज़ोर या दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे ना, तो जैसे ऊपर वाले डायग्राम में इन 3 के लिए एक लाइन मिली, इन 3 के लिए एक लाइन, इन 3 के लिए एक लाइन, तो एनॉमलस या असाधारण जीमान इफेक्ट जो होता है उसमें 3 के लिए 3 लाइनें मिलती है, हर ट्रांजिशन के लिए स्पेक्ट्रम में लाइन मिलती है। तो वो जो स्पेक्ट्रम का पैटर्न होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको समझना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एनॉमलस जीमान इफेक्ट कहलाता है जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जब उसने किया था। जो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन होती है उसको हम सिग्मा लाइंस भी बोलते हैं, और सेंटर वाली लाइन जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई लाइन भी बोलते हैं, ओके। और ये इसका सेटअप है, किस तरीके से उसको अचीव किया गया था। तो एक तो जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, हाई मैग्नेटिक फील्ड और 1 लाइन स्प्लिटेड इनटू 3 लाइंस। दूसरा है एनॉमलस जीमान इफेक्ट, जिसके अंदर वीक मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है, और उसके बाद में उससे क्या होता है कि कोई भी जो फंडामेंटल लाइन है वो एक से अधिक लाइनों में स्प्लिट होती है। ये एनॉमलस जीमान इफेक्ट कहलाता है। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा अबाउट जीमान इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एटम। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना हो सके तो। जहाँ भी अगर कोई समझने में समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। और बच्चों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।